हम लोगों ने ये जो है दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं और इन जनरल मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए हैं, कुछ ऑर्डर लिया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर एक अलग ऑर्डर लिया है। तो सबसे पहला स्टेप जो है मल्टीप्लाई का, मैं यहाँ पर m जो है वो आपका नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता है, और वेयर एज n जो है वो आपका नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, अच्छा जी, तो ऐसे ही यार यहाँ पर भी m2 कुछ रिप्रेजेंट करेगा। m2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ रोज। और वेयर एज n2 जो है वो आपका नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो समझने वाली बात है मल्टीप्लाई में, वो यहाँ पर यही है कि एक मिनट, हाँ जी, तो जो समझने की बात है वो यहाँ पर यही है कि भाई इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जिस मैट्रिसेस को आप पीछे रख रहे हो उसके नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। सेम होने चाहिए, अगर नहीं है तो याद रखिए मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो आइए एक थोड़ा सा एक जस्ट कुछ एग्जांपल्स कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिसेस है, उसका ऑर्डर मान लीजिए 3x2 है। तो और जो मेरी दूसरी मैट्रिसेस है A2 मैट्रिसेस, ये A1 है, और A2 मैट्रिसेस जो है इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, मतलब मल्टीप्लाई किस किस में पॉसिबल है। देखो भाई, मल्टीप्लाई 2x1 में भी हो सकती है, 2x2 में हो सकती है, 2x3 में हो सकती है, 2x4 में हो सकती है। बस जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज कैसे होने चाहिए, बस सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है ना, फिर तो पीछे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और पीछे वाले के नंबर ऑफ रोज अगर सेम हैं तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? क्लियर कट? हाँ जी। ठीक है, कोई बच्चा है जिसको नहीं ये बात समझ में आई? दोबारा देख लीजिए। देखिए, दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करेंगे आप, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए A1 और A2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जो ऑर्डर होगा उसको तो लिखोगे ही लिखोगे। तो जो ध्यान देने वाली बात ये है वो ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो पहले लिखी गई है उस मैट्रिसेस के, और जो मैट्रिसेस पीछे लिखी गई है उसके नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्या मुझे एक बात बताइए कृष्णा, क्या ऐसी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं 3x2 और 3x2? क्या ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? नहीं भैया। ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती कृष्णा? क्यों नहीं हो सकती बताइए? क्योंकि, हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस केस में मल्टीप्लाई नॉट पॉसिबल। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, मल्टीप्लाई नॉट पॉसिबल। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं? क्या मैं इस बात को कह सकता हूं आर्यन कि सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? भैया हाँ जी, तभी होंगी जब दोनों दोनों के मैट्रिसेस नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे। हाँ जी। देखिए, मतलब इस केस में तो नहीं हो रही है, लेकिन मान लीजिए जैसे 3x3 है और 3x3 है, क्या ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती? हो सकती है। हो हो सकती सकती है। तो स्क्वायर मैट्रिसेस तो सेम ऑर्डर की मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, वेयर एज जो आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो मतलब सेम ऑर्डर की हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, सेम ऑर्डर की हैं तो प्लस हो सकती हैं आर्यन? व्हाट यू थिंक? हो सकती है। तो हो जाती हैं, क्योंकि प्लस में तो सेम ऑर्डर ही चाहिए होता है, माइनस में सेम ऑर्डर चाहिए होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में सेम ऑर्डर होना जरूरी नहीं है। मतलब उससे हम कह नहीं सकते कि सेम ऑर्डर है तो मल्टीप्लाई हो ही जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखो नहीं हो पा रही है। उसके लिए जो आपकी पहली मैट्रिसेस लिखी हुई है उसके नंबर ऑफ रोज और पीछे वाले के नंबर ऑफ कॉलम सेम सेम होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए जैसे 3x2 है, ये ए मैट्रिसेस है, ठीक है, और एक बी मैट्रिसेस है, वो है 2x1। क्या ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं? हाँ भैया। हो सकती हैं, वेरी गुड। ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इधर 2 है और इधर भी 2 ही है।
ठीक है। अच्छा जी, हाँ। क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? नहीं भैया, नहीं। नहीं देखिए है भैया, नहीं है। नहीं है। देखो आप इस चीज को देखो ना, 2x1 लिखो और इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3x2 लिखोगे। तो क्या ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं? नहीं होंगी। ये नहीं हो पा रही है। तो क्या मल्टीप्लाई में कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो होता है? क्या A क्रॉस B नहीं, और B क्रॉस A सेम ही है? कुछ सोचिए, मैंने कल नहीं आपको भैया, कॉम्पिटिटिव लॉ बताया था। तो कॉम्पिटिटिव लॉ में A क्रॉस B और B मतलब A प्लस B और B प्लस A ओवर एडिशन सेम होता था, लेकिन क्या मल्टीप्लाई में भी सेम होता है? नहीं भैया, तब होगा नहीं। जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की। नहीं होता ना। ठीक है, तो बस इसी चीज को आपको समझना है। अच्छा देखो, लक्ष्य उसमें भी नहीं होती सेम। ठीक है, वो हम करके देखेंगे। मतलब अगर एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो वो मल्टीप्लाई सेम नहीं आएगा, वो अलग अलग आएगा। हाँ, हालांकि मल्टीप्लाई हो जाएंगी चीजें, वो बात सही कह रहे हो आप। ठीक है, लेकिन ऑर्ड मतलब ऑर्डर मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है अगर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, लेकिन वैल्यूज वही आएंगी जो पिछले वाली आई थी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। ठीक है, बाकी और कोई ठीक भैया। कॉमन प्रॉपर्टीज हैं तो वो हम देख लेंगे अभी आगे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि आगे वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम्स और पिछले वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज शुड बी सेम। सेम होने चाहिए। इक्वल। याद आया? समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ भैया। ये भैया। पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, भाई जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे, अब आपके दिमाग में आनी चाहिए ये बात कि भैया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जो तीसरी मैट्रिसेस बनेगी, जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस बनेगी, रिजल्टेंट समझते हो ना, रिजल्ट जो आएगा, जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिसेस बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी भैया, वो भी तो बताओ। क्योंकि मान लो जैसे ये 3x2 है और ये 2x1 है, तो मेरी जो मैट्रिसेस तैयार होगी लास्ट की, वो कौन से ऑर्डर की होगी? वो 3x2 की होगी कि 2x1 की होगी? equals 1 तो आप मुझे बताएंगे कि जब आपने इनको इनको सेम किया था ना, तो equals आपकी जो 1 रिजल्टेंट मैट्रिसेस होगी वो हमेशा इस ऑर्डर की होगी। तो रिजल्टेंट मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा 3x1। plus 1 मनीष, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 1 है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो आइए एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं और उससे हमें आइडिया आ जाएगा कि पहले हम एक जनरल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक मैट्रिसेस जैसे मान लीजिए A11 हो गया, A12 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर A21 हो गया, A22 हो गया, A31 हो गया, A33 हो गया। हाँ जी, कौन से ऑर्डर की है ये? 3x2 के। ठीक है, तो मैं एक 2x2 की मैट्रिसेस लिख दूं। तो मान लीजिए जैसे B11 हो गया, B12 हो गया, और B21 हो गया, और B22 हो गया। ये कौन से ऑर्डर की है? 2x2 की। मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। बिल्कुल है, ये भैया 2 है। है और ये भी 2 है, सही है ना। तो रिजल्टेंट मैट्रिसेस होगी वो पॉसिबल है। 3x2 की होगी। इस बात को भी ध्यान रखना, इस ऑर्डर की बनेगी रिजल्टेंट मैट्रिसेस। अच्छा जी, तो चलिए बनाते हैं इस मैट्रिसेस को। अब देखिएगा, अब मेन बात यह है कि एलिमेंट्स कौन कौन से लिखे जाएंगे। देखो, ये फर्स्ट रो लिया आपने, लिया है ना, और इस तरीके से लेना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। दोबारा सुनो मेरी बात, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके मैंने यहां से फर्स्ट रो लिया और यहां से फर्स्ट कॉलम लिया है। ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम लिया है। तो आप मुझे बताइए मैं इसको लिखूंगा कहाँ? मैं इसको इस वाली पोजीशन पे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? A11 पे। हाँ भैया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1 पे लिखा जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 पे लिखा जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 पे लिखा जाएगा। समझो, जो रो और कॉलम कह रहे हैं उस पे लिख दो जाके, बस सीधा सीधा। तो ये पूरा का पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो कैसे होगा। A11 मल्टीप्लाई बाय B11 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय B21। आया समझ में? और ये लिखा जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जगह पर। मैं इसको A11 लिख देता हूं, बड़ा वाला। ठीक है, याद रहेगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको कहां लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली जगह पे। और लिखेंगे कैसे? ये पहला वाला एलिमेंट पहले वाले से मल्टीप्लाई, दूसरा वाला दूसरे वाले से मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिखेंगे A11
मल्टीप्लाई बाय B12 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय B22। 2 ठीक है, थोड़ा सा बाहर चला गया बट ठीक है, समझ में आना चाहिए, मेन बात हुआ है। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, यहाँ एंड अप कर देते हैं, ये कुछ नहीं है। ओके, लीव इट। ओके, नेक्स्ट चीज और देख लेते हैं। अब हम लोग कौन सी रो ले रहे हैं? सेकेंड रो। ठीक है, तो सेकेंड रो आप ले रहे हैं, फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं, तो यहीं तो लिखोगे 821 तो यहीं बनेगा ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहीं लिखना है आपको। पहला वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई, मतलब 821 मल्टीप्लाई बाय B11 एंड प्लस A22 मल्टीप्लाई बाय B21। ध्यान रहेगा। ठीक है आर्यन, समझ में आ रहा है बाबू को? हाँ भैया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ले रहे हैं हम लोग, है ना? हाँ जी। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, मतलब 822 में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले से, सेकंड वाला सेकंड वाले से। तो आपके पास आ जाएगा 821, मैं यहाँ पे B11 एक साथ लिखा, मल्टीप्लाई नहीं लिख रहा, ठीक है, एक साथ ही लिख रहे हैं हम लोग, और प्लस 822 और B22। ठीक है, तो ये वाला रहेगा आपके पास। नेक्स्ट, भैया वो B12 आएगा ना? कौन सा वाला? मैंने क्या लिख दिया? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा, 822 में लिख रहे हैं ना? हाँ, B12 आएगा, सही बात है, सही कह रहे हो आप, B22। ठीक है, अब हम लोग जो है वो थर्ड वाला ले रहे हैं, थर्ड के लिए लिख रहे हैं ये वाला। तो थर्ड वाला फर्स्ट वाले से पूरा का पूरा, तो आपके पास हम लोग इसको थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, और वैल्यूज आएंगे हमारे पास A31 और B11 प्लस A33 एंड B21। ठीक है, और इसी तरीके से तीसरे वाले को, तीसरे के दूसरे को, ठीक है, इस सेकंड वाला है ना, तो इसको हम लोग A32 में लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे? A31 और B12 और प्लस A33 और B22। ठीक है, ये इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो एक इन जनरल मैंने दो मैट्राइसेस ली, उनको मल्टीप्लाई करके दिखाया। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को करके देखते हैं। ठीक है, अप्रोच समझ में आ रही है आपको कैसे करनी है? ठीक है, और देखिए आपकी जो रिजल्टेंट मैट्राइसिस तैयार हुई है उसको भी देख लेते हैं, क्या वो 3x2 की है? देख लो, इसके अंदर कितनी रोज है? 3 रोज है, और कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स है। तो मुझे खुद बताइए, क्या ये मैट्राइसिस 3x2 की नहीं है? और आप खुद ही चेक कर लीजिए, आप इन्हें पहले ही बता दिया था कि ये 3x2 की ही बनेगी। हाँ जी। ठीक है, आराम आराम से समझ के डाइजेस्ट करो चीजों को। ठीक है, गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि मैट्राइसिस का एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, वो यही है कि एक बार अगर गलती हो जाती है तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, ढूंढ सकते हैं, बट मतलब गलती ढूंढना मुश्किल पड़ता है थोड़ा सा। -1 2 और 0 3 और 4, ये एक मैट्राइसिस है। और D जो है वो है 2 7 -1 1 5 और -4। तो आप हमें मल्टीप्लाई करना है CD को। मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले इस चीज को बताइए। 2 × 3 है, और यहाँ पे 3 × 2 है। कैसी? हाँ, मैट्राइसिस जो बनेगी, कर सकते हैं। मैट्राइसिस जो बनेगी वो रिजल्टेंट मैट्राइसिस कैसी होगी? 2x2 की। 2x2 की, तो मतलब स्क्वायर मैट्राइसिस बनेगी। देख लो, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्राइसिस को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मैट्राइसिस बनती है ना? मतलब क्या अजीब सी बात है। तो चलिए करते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर पिक कर रहे हैं हम तो इसको फर्स्ट वाले उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहला वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई, तो 1 × में 2, फिर -1 × में -1,
तो -1 इंटू में -1। देखो पहले पहले आप ना, अभी तो मैं लिख रहा हूँ पहली बार में कि हाँ भाई इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस करके लिख रहा हूँ। बट आपको अगर डायरेक्ट होता है ना, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में प्लस करके लिख देना बस, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट जैसे 1 इंटू 2 2, -1 इंटू -1 +1, 2 इंटू 5 10, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यही लिखेंगे। 1 इंटू में 7 प्लस -1 इंटू में 1 और +2 इंटू में -4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखना पड़ेगा नीचे में। तो यहाँ पे 0 इंटू में 2 प्लस में 3 इंटू में -1 प्लस में 4 इंटू में 5। और यहाँ पे सेकंड वाले में 0 इंटू में 7 प्लस 3 इंटू में 1 प्लस 4 इंटू में -4। 4। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 2 आपके पास कितना आ गया 2 प्लस 1 प्लस 10। इधर देख लें तो ये आपके पास 7 -1 और -8। यहाँ पे 0 -3 और +20, और यहाँ पे 0 एंड दिस इज 3 एंड -16। 16। ठीक है, मैट्रिसेस तैयार कर लेते हैं अभी। 2 + 1 3, 3 + 10 13, और यहाँ पे 7 - 6 यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। देखिए गलत नहीं करना है, चाहे बेशक थोड़ा सा बड़ा करना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 17 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -13। एक्यूरेसी मैटर करती है मैट्रिसेस में कहीं ना कहीं। क्लियर है, ये समझ में आया आप लोग को? हाँ जी। ठीक है, तो ये इसको हाँ भैया। आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, आंसर मैच कर लेता हूँ मैं। हाँ, आंसर बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिविटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए कॉम्पिटिटिविटी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या मल्टीप्लाई कॉम्पिटिटिव होता है कि नहीं होता? क्या ए बी और बी ए सेम बात है? नहीं है अच्छा, भैया। एक बार ना इस चीज को ऐसे करके देखते हैं। हम एक स्क्वायर मैट्रिसेस लेते हैं, ठीक है, और हम उन स्क्वायर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए बी और बी ए। ठीक है, और देखते हैं कि हाँ भाई मल्टीप्लाई तो पॉसिबल था, जैसा लक्ष्य ने मुझे बताया स्टार्टिंग में कि भैया मल्टीप्लाई तो पॉसिबल होता है, लेकिन क्या मल्टीप्लाई सेम ही आता है? वो चीज भी देखते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, तो ज्यादा बड़ी मैट्रिसेस नहीं लेंगे, डोंट वरी। 1 0 0 -1, और बी एक मैट्रिसेस ले लेते हैं 0 1 1 0। ठीक है, और आइए ए बी निकालते हैं फटाफट। हो जाएगा ना मल्टीप्लाई? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। ठीक है, ओके गीतिका, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? यस सर। और रिजल्टेंट मैट्रिसेस कैसी आएगी? रिजल्ट में सर 2 इंटू 2 की आएगी सर। हाँ जी, 2 क्रॉस 2 की आएगी। तो ये पहला वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला वाला यहाँ पहले वाले से हो जाएगा, सो दिस विल बी 0। ठीक है ना, 1 इंटू 0 देख लो, 0 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, और 0 इंटू 1 0। पहला वाला दूसरे वाले से 1 + 0 लिख दूं। फिर इसको इससे कर लेते हैं 0 इंटू 0 और -1 इंटू 1। कितना आ जाएगा आपके पास? 0 का तो 0 ही आएगा, और -1 इंटू 1। आर्यन बताया करो जल्दी। -1। ये वाला नेक्स्ट वाले से कर देते हैं, और यहाँ पे 0 -1 कैसे आएगा भैया? 0 आएगा। और माइनस, अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे हैं भैया पहले। ठीक है, तो यहाँ पे 0 + 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0। तो आपकी रिजल्टेंट ए बी मैट्रिसेस तो कुछ ऐसी है। एक बी ए मैट्रिसेस और निकाल के देख लेते हैं। मल्टीप्लाई तो इसका भी पॉसिबल है। अच्छा जी, बी ए में देखो आप ना, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप चकमा खाएं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस चीज को, पहली वाली रो, क्योंकि बी ए में ये मैट्रिसेस आगे आ जाएगी। या मैं वापस लिखूं एक बार और? नहीं भैया कोई बात नहीं। ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को? चलो मैं एक बार वो कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, ये आगे और ये वाली पीछे चली गई।
है ना, इन्हें तो मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे तो लिखेंगे। ओके, मैट्राइसेस ये वाली इस पहले वाले से मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, पहला वाला दूसरे वाले से तो 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू -1 -1, सेकंड वाला पहले वाले से तो 1 इंटू 1 1 और यहाँ पे 0, ये वाला इस वाले से तो आपके पास 0 और +0, तो आपकी जो मैट्राइसिस तैयार हो रही है वो आपके पास आ रही है 0 -1 1 और 0। क्या ये मैट्राइसिस और ये मैट्राइसिस सेम है? नहीं नहीं है ना सेम, तो बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि मतलब बेशक मल्टीप्लाई पॉसिबल है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका मतलब वो सेम रिजल्ट दें, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपको भी दे देता हूँ, चलिए आप ट्राई कर लीजिए उसको, ठीक है। लिखिए 1 मिनट, ठीक है। तो एक मैट्राइसिस है आपके पास, आराम आराम से करना है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 1 -1 2 0 3 एंड 3 -1 2, और बी मैट्राइसिस जो है वो है आपके पास 1 3 0 2 -1 4। आप मुझे बी ए मैट्राइसिस निकाल के दीजिए। समझ में आया क्या करना है? ठीक है, चलिए जल्दी ट्राई करिए। ठीक है, तो अब कर लीजिए इसको थोड़ा सा, मतलब मैंने बी ए आपको बोला है तो इसमें मतलब इसको आगे रख दीजिएगा, उसको पीछे रख दीजिए, ऊपर वाला मैंने यहाँ पे रो हटा दी है पूरी, ठीक है। तो अब करना है इसको। अच्छा लिसन गाइस, मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस क्वेश्चन को करने में? नहीं है भैया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक उठा लेते हैं, क्योंकि क्यों फालतू में मतलब ज्यादा टाइम लगाना है। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए एक ए मैट्राइसिस है, एक बी मैट्राइसिस है, इसका आप मुझे ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार इसका, ठीक है, और फिर इसका हम बी ए बी कैलकुलेट करेंगे, और फिर देखते हैं क्या हमारी जो मैट्राइसिस आ रही हैं वो सेम आ रही हैं क्या। तो यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 2 की है ये भी, और ये भी 2 क्रॉस, तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, सही है। फर्स्ट रो हाँ भैया। फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं, 1 इंटू 3 3 और 0 इंटू 0 0, हाँ जी, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 4 0। इसको इससे कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 0 एंड 0, और इसको लास्ट वाले से कर लेते हैं तो 0 इंटू 0 0 एंड 2 इंटू 4 8। हमारी जो मैट्राइसिस बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी 3 0 0 8। और अगर इस मैट्राइसिस को करके देखें बी ए को, पहला वाला इससे, तो यहाँ पे 3 + 0 है, और नेक्स्ट वाले में फिर आपके पास 0 + 0 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगर हम करते हैं तो 0 इंटू 1 0 एंड 0 इंटू 4 0, तो 0 + 0। और अगर हम लोग सेकंड रो सेकंड कॉलम करते हैं तो 0 + 8 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्राइसिस बनेगी वो बनेगी 3 0 0 8 की। अब यार ये क्या हो गया, कोई एनालाइज करो इस चीज से। सोचा ये क्यों हो रहा है और इससे क्या समझ में आता है आपको? सोचा ओके, सोचा नहीं है। गीतिका क्या समझ में आ रहा है आपको इससे, ये कैसे हो गया? डायगोनल मैट्रिसेस है। हाँ जी बिल्कुल, देखो अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करो ना, तो ये जो ए मैट्राइसिस जो है आपकी, ये एक डायगोनल मैट्राइसिस है। डायगोनल मैट्राइसिस क्या होती थी आर्यन? क्या भैया? डायगोनल मैट्राइसिस क्या होती थी? जिसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ होते थे Diagonal और नॉन डायगोनल elements एलिमेंट कुछ याद होते करिए थे, 0 होते थे, 0 होते। और ये स्क्वायर मैट्राइसिस होनी चाहिए, तो एक स्क्वायर मैट्राइसिस है, ये भी एक स्क्वायर मैट्राइसिस है, और ये भी एक डायगोनल मैट्राइसिस है, राइट ना। तो बी भी कहीं ना कहीं एक डायगोनल मैट्राइसिस है। तो जो ऑब्जर्वेशन वाली बात है वो यहाँ पर यही है कि अगर आप दो डायगोनल मैट्राइसिस को मल्टीप्लाई करते हैं
ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑब्वियस बात है मल्टीप्लाई उन्हीं में होगा जो जिनमें सेम ऑर्डर होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिसेस खुद ही एक स्क्वायर मैट्रिसेस होती है। तो ऑर्डर अगर सेम है डायगोनल मैट्रिसेस का तो उनका ए बी और बी ए हमेशा सेम आता है। ए बी इज इक्वल टू होता है बी ए, किसमें? डायगोनल मैट्रिसेस में। चाहे 3x3 का करके देख लीजिएगा आप। डायगोनल मैट्रिसेस लीजिए दो, डायगोनल्स अलग अलग रखना बेशक से, और मल्टीप्लाई करके देखना, ए बी मल्टीप्लाई करना देन बी ए मल्टीप्लाई करना, और आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि जो डायगोनल मैट्रिसेस का जो डायगोनल मैट्रिसेस जो होती है उनका मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए बी और बी ए सेम आता है। तो एक नंबर के लिए क्वेश्चन जो आपको आ सकता है वो यहाँ पर यही है कि मान लीजिए ए बी और बी ए इक्वल हैं, तो व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी? दीज आर डायगोनल मैट्रिसेस और द सेम ऑर्डर। क्लियर है? जो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा वो कुछ ऐसा ही आएगा, आपको इतना मतलब ऐसा नहीं बोलेगा कि बस इनको मल्टीप्लाई करके दिखा दो आंसर, ठीक है ना, थोड़ा सा तिकड़म होगी उसमें भी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था जो आपको समझ में आना चाहिए पहले, ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। जीरो मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिक्स as the product of two non-zero matrices, क्या मतलब है इस चीज का? लक्ष्मण बताइए। भैया इसका मतलब ये है कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, यानी एक वो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए करने से भी कभी कभी जीरो मैट्रिक्स आ जाती है। हाँ जी, यही बात आपको समझनी है। देखो अगर किसी मैट्राइस, देखो नॉर्मली मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरी मैट्राइसिस जीरो मैट्राइसिस आ रही है, या हम लोग अगर नॉर्मल उसमें समझें कि मान लीजिए दो नंबरों का प्रोडक्ट, जैसे मान लो x इंटू वाई अगर मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स थे, देखो इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर्स में आप लोग कैसे करते थे? देखो जब कभी आप इक्वेशन सॉल्व करते थे, दो चीजों को अगर मल्टीप्लाई में ऐसे लिखते थे तो हम क्या मानते थे कि भाई दो, अच्छा कब दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके जीरो आता है, ये बताइए। चलिए, ऐसा कभी हो सकता है कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा हो? बताइए कोई नंबर बताइए जिनको दो नंबरों को। हाँ जी, उनमें से एक जीरो हो तो हाँ उनमें से तो एक जीरो हो तो अपने आप आ जाएगा। वेरी गुड। तो इसीलिए तो हम लोग क्या करते थे, एक बार इसको जीरो रखते थे, एक बार इसको जीरो रखते थे, यही तो करते थे आप लोग, याद करो। x इक्वल टू जीरो रखते थे, फिर या तो एक बार y इक्वल टू जीरो रखते थे, याद आया? जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे हमारे पास एक इक्वेशन बनती थी x+2 मान लीजिए, और इस तरीके से रहती थी ना x+3 और इक्वल टू जीरो करके आता, तो हम क्या करते थे कि एक बार x+2 को जीरो रखते थे और एक बार हम क्या करते थे x+3 को जीरो रखते थे। तो एक बार हम इसको जीरो मान रहे हैं, एक बार हम इसको जीरो मान रहे हैं, फिर x की वैल्यूज निकाल रहे हैं रेस्पेक्टिवली। ये काम तो करते थे आप। अच्छा जी, तो ये काम आप नंबर्स में तो करते हो। नंबर्स में दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि या तो x जीरो होगा और या तो y जीरो होगा, कोई एक जीरो होगा, और या तो दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी जीरो हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक ही जीरो होगा। लेकिन मैट्राइसिस में वो ये चीज कह रहा है, हालांकि मैट्राइसिस में भी दो जीरो मैट्राइसिस को मल्टीप्लाई करके जीरो मैट्राइसिस ही आती है, ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। हालांकि आती तो जीरो मैट्राइसिस ही है, दो जीरो मैट्राइसिस को मल्टीप्लाई करके, या फिर एक जीरो मैट्राइसिस को मल्टीप्लाई, मतलब एक जीरो मैट्राइसिस को अगर आप एक नॉर्मल मैट्राइसिस से ही मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी जीरो मैट्राइसिस ही आती है, सही बात है, नंबर्स वाला फॉलो होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दो नॉन जीरो मैट्राइसिस को मल्टीप्लाई करके भी जीरो मैट्राइसिस आती है। जैसे ये एक मैट्राइसिस है और ये एक मैट्राइसिस है। अब देखो मैं अगर इन दो मैट्राइसिस को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मुझे जीरो मैट्राइसिस मिलेगी? देखते हैं अभी। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा आपके पास? 0 इंटू 3 0, माइनस 1 इंटू 0 0 प्लस 0, ये पहला वाला दूसरे वाले से तो 0 प्लस 0, ये वाला इस वाले से तो कितना आ जाएगा आपके पास? 0 प्लस 0, और ये वाला पीछे वाले से तो 0 प्लस 0। तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है 0 0 0 0। क्या चीज समझ में आती है इससे? कुछ मिल गई। हाँ हाँ,
ठीक है ना। भैया एक पूरी रो और एक पूरा कॉलम जीरो बनाना पड़ेगा जीरो मैट्रिक्स हाँ, के अब लिए। ये तो हमारा एनालाइज है। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं, मान लो जैसे मैंने तो आपको ये मैट्राइसेस मेरे को पता थी या लिखी हुई है कि मैंने करके बता दी, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं नहीं भाई मेरे को तो अब ऐसी रैंडमली बताओ कोई 2 जीरो मैट्राइसेस होनी चाहिए, तो कैसे बताओगे? आपने क्या करना है, एक तरफ तो एक कॉलम को जीरो कर देना है, बाकी यहाँ आप कुछ भी लिख लो 4 5, और दूसरे उसमें रो को जीरो कर देना। आया समझ में? हाँ जी। भैया ठीक है, हाँ जी, आप चाहो तो इसको आगे रख सकते हो, इसको पीछे भी रख सकते हो। हाँ बोलो। अब भैया 3x3 में अगर ऐसे जीरो मैट्रिक्स निकालनी हो तो उसमें बस एक रो और एक कॉलम को जीरो करना पड़ेगा। 3x3 में नहीं, देखिए 3x3 में आप करके देखिएगा इस चीज को कि एक बार तो, हाँ हालांकि मेरे ख्याल से हो जाएगा इससे काम। इसको ले लेना, ठीक है, और एक तो आपने कॉलम कर दिया और एक रो को कर देना, ठीक है, 2 3 2 और 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 रो है 3 कॉलम है, और इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, मल्टीप्लाई करके देखिए 3 × 2 क्या आता है कि नहीं आता, 0। ठीक है, तो मतलब वो सिर्फ आपको सिंपली ये बताना चाहता है कि जो समझने की बात है वो यहाँ पर सिर्फ यही है कि दो नॉन जीरो मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई कर कर भी कभी ना कभी, मतलब कभी कभी जीरो मैट्राइसेस बन जाती हैं। तो अगर कभी आपको कोई जीरो मैट्राइसेस के इक्वल गिवन है तो आप उससे इस बात को नहीं कह सकते। मान लीजिए, देखिए जिसमें आपको मैं इसका आपको यूज बताता हूँ, एप्लीकेशन कहाँ है इसका। देखो, जब कभी आप आगे चल के, इसमें प्रूफ्स भी हैं, ठीक है, इसमें तो नहीं है बट एग्जाम्पलर्स में है। तो जैसे आप इसको, जैसे मान लीजिए दो मैट्राइसेस का मल्टीप्लीकेशन आपको इक्वल टू जीरो मैट्राइसेस दिया हुआ है मान लीजिए, तो आप इससे इस बात को नहीं कह सकते कि या तो ये जीरो मैट्राइसेस है और या तो ये जीरो मैट्राइसेस है। इस कंडीशन को नहीं लिख सकते आप मैट्राइसेस में, क्योंकि हमने अभी अभी देखा है कि दो नॉन जीरो मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई कर कर भी जीरो मैट्राइसेस आती है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? हाँ जी। ठीक है, तो इस चीज का यूज होगा, हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा कोई खास इसका यूज है भी नहीं, और मैं सच बताऊं तो बोर्ड एग्जाम्स में आता भी नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बट ये बस एक प्रॉपर्टी थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, तो मैंने किया है वो काम। आइए कुछ प्रॉपर्टीज और डिस्कस कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मैं बस प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ज्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे। पहली बात तो कॉम्पिटिटिव लॉ तो फॉलो करता नहीं है मल्टीप्लीकेशन, है ना, नहीं करता ना? नहीं करता। हाँ, क्या एसोसिएटिव फॉलो करता है कि नहीं करता, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे 3 मैट्राइसेस हैं, तो अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई कर दूं और फिर तीसरे के साथ करूं, और या मैं पहले पीछे दो को मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, बात सेम ही है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर, इस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं हम इसको? एसोसिएटिव लॉ। इसमें हम एसोसिएटिव। एसोसिएशन बनाते हैं, हम एसोसिएशन मतलब ग्रुप बनाते हैं, पहले दो का फिर लास्ट के दो का। ठीक है, अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है मैट्राइसिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करती है। देखिए कैसे करते हैं, ए एंड देन बी प्लस सी, ये चीज याद करिए, नंबरों में आप करते थे, नंबर्स में, ये इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, इस लॉ को ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो, और सेम आपके मैट्राइसेस भी करती हैं, ध्यान रहेगा। हाँ जी। ठीक है, और बस इसमें यही चीज है आपको जो ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब एक मैट्राइसेस को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि वही मैट्राइसेस वापस आ जाए। याद करिए, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा था ना आपने, कि क्या चीज प्लस करूं कि वही आ जाए, तो जीरो मैट्राइसेस था। इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि सेम आ जाए, तो आंसर इज आई आइडेंटिटी मैट्राइसेस। आई नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्राइसेस है, आइडेंटिटी मैट्राइसेस। याद करिए, आप लोग इस तरीके से करते थे इसको। आइडेंटिटी मैट्राइसेस क्या होती थी, ऐसी तो होती थी, स्क्वायर मैट्राइसेस होती है, याद आया?
बाकी सब 0 रहता है। इसको आई नहीं कहते थे आप लोग 3x3 की, और ऐसी 2x2 की भी होती है आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें देखिएगा, याद आया? आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है। तो AIA मतलब ये है वो आइडेंटिटी एलिमेंट, जो आप मल्टीप्लाई करोगे किसी मैट्रिसेस के साथ तो यू गेट द सेम मैट्रिसेस, ठीक है। तो आइए अब एक्सरसाइज कंटिन्यू कर लेते हैं। काफी हमने इसका बेसिक कलेक्ट कर लिया है। एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ क्वेश्चंस को कैसे करना है, ट्राई करिएगा आप, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे अभी, ठीक है। कंटिन्यू करें। देखिए एक ए मैट्रिसेस आपको दी हुई है, क्या दिया है यहाँ पे 2 4 3 2, और एक बी मैट्रिसेस आपको दी है 1 3 -2 और 5, और एक सी मैट्रिसेस आपको दिया है -2 5 3 और 4, और आपको बोला है a प्लस बी कैलकुलेट करने के लिए। कर सकते हैं ना आर्यन? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, सिंपल है। कर 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, और 2 + 5 7, 7। ठीक है। अच्छा जी, अगर इसी के साथ अगर ये होता तो 3a - c, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे कृष्णा? मल्टीप्लाई करके माइनस 2 4 3 2 और -c, c कहाँ गया आपके पास? ये रहा -2 5 3 और 4। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको? पहले माइनस होगा कि पहले मल्टीप्लाई होगा? पहले मल्टीप्लाई होगा। पहले मल्टीप्लाई। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 को? पूरी मैट्रिसेस हर एक मल्टीप्लाई एलिमेंट करना पड़ेगा, हर एक हर एलिमेंट एक के साथ। एलिमेंट में। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और -2 5 3 और 4। और जब मैं माइनस से आपके इन सबके साइन बदल जाएंगे, याद करो, मतलब या फिर आप बीच में माइनस ही लगा दो, मैं तो ये कह रहा हूँ। सेम ऑर्डर किया ना, कर सकते हैं माइनस, इसका मतलब। तो 6 + 2 लिख दूं, देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे 12 - 5 लिख दूं, 9 - 3 लिख दूं, 3 और और 6 - 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7, और यहाँ पे 2। दिस इज आंसर। 2। आया समझ में? हाँ जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ आर्यन, A × B और B × A में क्या फर्क होता है? इसमें क्या फर्क होता है? हाँ मतलब इस वाले में, मतलब अगर मैं इसका AB कैलकुलेट करूं, A × B करूं और B × A करूं, क्या ये सेम आएंगे, अलग अलग आएंगे? अलग अलग आएंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं A × B करना चाहता हूं तो मुझे A को आगे रखना है और B को पीछे रखना है, पीछे रखने हैं। और इस पीछे। केस में हम B को आगे रखेंगे, A को पीछे रखेंगे। हाँ जी। फर्क पड़ेगा ना उससे दोनों में? हाँ जी। हाँ पड़ेगा। तो आपको निकालना है इसको। कर पाएंगे या मैं करके दूं इसको? कर लेंगे। कर लेंगे ना? वेरी गुड। मनीष आप बताइए, अगर आपको कहीं दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं कर दूंगा उसको। कर लूंगा भैया। ठीक है, ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा इस चीज को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। कंप्यूट द फॉलोइंग, इन चीजों को कंप्यूट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है बस खाली। A B -B और A है, प्लस करना है इसको किसके साथ? A B B A के साथ। तो सिंपल प्लस कर दीजिए ना, क्या हो गया? A + A कितना होता है? इसको ऐसे लिख दो, चलो ठीक है। B + B लिख दो, देन -B + B लिख दो, और यहाँ पर आपके अपने पास A + A लिख दो, ठीक है। आइए इसको कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये आपके पास? 2A 0 2B और 2A। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक चीज और, मैं 2 कॉमन निकाल कर क्या इसको मैं A B 0 और A लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं भैया। देखो जब मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके ये चीज लिख सकता हूँ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता? लिख सकते हो। तो जो सीखने वाली बात है वो ये है कि अगर कोई चीज सब में कॉमन है ना, सब में, तो आप उसको बाहर भी निकाल सकते हो मैट्रिसेस में, अगर रिक्वायरमेंट है तो।
क्लियर है? हाँ जी मनीष समझ में आया बाबू को? भैया ठीक है, तो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं और बाहर वाली चीज को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। बात तो वही है ना, सबके साथ मल्टीप्लाई करना या सब में से कॉमन निकाल लेना, बात तो वही पड़ रही है। ठीक है, ओके। तो अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए कैसा लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसको प्लस करना है किसके साथ? 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab। ठीक है, इसके साथ तो आइए प्लस करना है तो सिंपली प्लस कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ क्लिक हो रहा है आपको ये देखते ही? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ बस फॉर्मूला है, ये इसको फॉर्मूले डिस्ट्रीब्यूट हैं। कर दिया। यहाँ पे माइनस 2ac है और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab तो ये तो फॉर्मूला है आपके पास किसका? ए प्लस बी ए का होल बी स्क्वायर। के होल स्क्वायर का। और ये किसका फॉर्मूला है? बी प्लस सी के। बी प्लस सी होल और यहाँ पर स्क्वायर। ये किसका कृष्णा? ए माइनस सी का होल स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड। और ये a माइनस बी होल स्क्वायर। ये ए माइनस बी का। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएगा मनीष। अब मनीष, क्या मैं इन सब में स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ? हाँ भैया। ए भगवान, स्क्वायर कॉमन कैसे निकल जाएगा रे? मैंने कब बोला है? तूने तो बोला है कि अभी स्क्वायर कॉमन निकाल लो इसमें से। आपने बोला था मैं कि तो पूछा मनीष है तेरे बताएगा। से, मैंने कहा हाँ भैया बोल ऐसे दो। नहीं निकलेगा। आपने बोला था देखो कि सुनो मेरी आपने बात बोला सुनो, था अरे कि मेरी बात सुनो, स्क्वायर कॉमन निकाल के आप लिखोगे कैसे इसको, ये बताओ मुझे। चलो मैं तो कह रहा हूँ हाँ निकल जाएगा, लेकिन कैसे लिखोगे कैसे? अरे आप इसको इस तरीके से भी नहीं सोच सकते निकलेगा हैं। भैया। देखिए जैसे ऐसे सोचो, 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर और प्लस में z स्क्वायर। क्या आप इन सब में से स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते ना, तो ऐसे नहीं निकलेगा कॉमन। स्क्वायर कॉमन नहीं निकलता बाबू। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिए थोड़ा सा। ओके, क्योंकि मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था पहले कि भाई ऐसे स्क्वायर नहीं निकलता, फिर मैं सोचा स्क्वायर निकाल के करूंगा, लिखूंगा कैसे उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और यहाँ पे प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। क्या करने वाले हैं हम लोग? सिंपली प्लस। हाँ भाई, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है ना? 1 और वेरी गुड। और यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, 1। ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। सही है कि हाँ? हाँ कि ना? और ये सब भी 1 है। हाँ भैया। ये पूरा ही 1 1 बनेगा। सही है ना? सिंपल सीधा हो जाएगा। हाँ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें मल्टीप्लाई करना है चीजों को। ठीक है, कर पाएंगे? हाँ भैया। मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे सारे के सारे। ठीक है, मल्टीप्लाई में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मुझे बताइएगा कि भैया हमसे ये वाला नहीं हुआ, इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए मैट्रिसेस गिवन है आपको 1 2 -3 और 5 0 और 2। ठीक है, और 1 -1 और 1। बी मैट्रिसेस जो है वो आपको है 3 -1 2 4 2 और 5 और 2 0 और 3। इसी तरीके से एक सी मैट्रिसेस भी है। ठीक है, 3/3 3x3 की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ये सारी के सारे, 1 -2 और 3। इस तरीके से इस चीज को कंप्यूट करना है। कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस चीज को निकालना है। a प्लस बी को निकालिए, इसका हिसाब निकालना है तो सिंपली प्लस करना है। और b माइनस सी का भी, b माइनस सी को भी कैलकुलेट करना है। कर देंगे कैलकुलेट? हाँ भैया।
ठीक है, और फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई तो आप समझते हैं मेरे ख्याल से, LHS इक्वल टू RHS करवाना है, इस चीज को वेरीफाई करवाना है कि ये चीज इक्वल है A प्लस B माइनस C के साथ। हालांकि प्लस और माइनस याद करिए एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, है ना। हाँ जी। तो ये पहले वाले में ब्रैकेट लगा के फिर दूसरे वाले के साथ कर दो, या पहले पीछे के दो में लगा के फिर आगे वाले, तो ये कॉम्पिटिटिव लॉ, ये आपका वो है एसोसिएटिव लॉ, तो बिल्कुल फॉलो होगा ही। तो आपने तो बस इस बात को वेरीफाई करवाना है। तो आपने क्या करना है, LHS लिखकर इसको लिख देना है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है इन्हीं में से, ठीक है। फिर RHS लिखकर इसको लिख देना है, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है और LHS को RHS के इक्वल दिखाना है। हाँ जी। समझ में आया क्या करना है? ठीक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। तो मुझे जो होमवर्क चाहिए आप मुझे हालांकि आप मुझे ऐसे करिए 6th क्वेश्चन तक करके दीजिए। होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। समझ में आया क्या करना है आपको? हाँ जी। ठीक है। 3.3 हाँ 3.3 है, 3.2 है, सॉरी 3.2 है, 3.3 नहीं 3.2 है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ठीक लेकर है। क्वेश्चन नंबर 6 तक करके मुझे देने हैं, ठीक है। ठीक है भैया। और अच्छे से करिएगा, समझ में आना चाहिए आपका होमवर्क, और गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। भैया। कहीं से आपको देखने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आता है वीडियो एक बार और देखिए, आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी चीज, ठीक है। भेजने भैया आप पे? हाँ जी, मेरे पास पर्सनली आपको मैसेज करना है, ठीक है। नहीं। ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। बाय बाय।